आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, वो बीच में कॉन्क ऑफ हो गया मेरा वीडियो। सो आई वाज सेइंग कि वो जिस टाइम में रह रहे थे कोलरिज, शेली कोलरिज और वर्dsworth, जिस टाइम्स में वो थे, there was definitely an impact of religion, though there was a lot of talk of freedom, liberty and fraternity, but at the same time religion has always played an important part. इसलिए अगर उसका allegorical significance हम लोग nullify करना चाहें तो वो बिल्कुल गलत है। तो बेसिकली अब क्या करें, क्या वो allegorical है या फिर वो सिर्फ प्योर हॉरर और फन क्रिएट करने के, मतलब प्योर हॉरर वाला फन क्रिएट करने के लिए वो पोएम लिखी गई है। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू एड्रेस। सो बेसिकली ये कहा जा सकता है बहुत ही कन्वीनियंटली कि ना तो आप उसमें टोटली एक मॉरल पर्पस ढूंढने की कोशिश करें कि नहीं जी इसी मॉरल पर्पस के लिए लिखी गई थी और इसमें देयर हैज़ टू बी अ मैसेज इन इट, ना तो आप उसलिए उसको देखें और ना ही आप उसको टोटली ये कहें कि नहीं ये तो केवल हॉरर के लिए और डर क्रिएट करने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, देखा जाए कि कैसे हॉरर लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है और डराया जा सकता है लोगों को, और कैसे एक बहुत ही ज़्यादा सुपर नेचुरल सब्जेक्ट से स्टीप्ड पोएम लिखी जा सकती है। सो इट इज़ बिटवीन द टू एक्चुअली। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात कह रही थी बेटा यहाँ पर कि ये आई हैव गिवन यू दिस आंसर, क्योंकि वो जिस तरह से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना सो कोलरिज के ऊपर, तो कभी उसकी एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस के पर्पस के बारे में पूछा जाता है या उसकी स्टाइल, मीटर एंड डिक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो आई हैव गिवन यू पैराग्राफ्स, बट ये जो एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस वाला है, पर्पस वाला है, इट्स बिकम अ बिट टू बिग। तो उसमें आप ऐसा करिए कि पेज नंबर 47 की जो फर्स्ट 2-3 लाइंस है ना वहाँ तक ही रहने दीजिए। उसके बाद आप वो जितना भी है डिस्क्रिप्शन कि वो लेडी के श्राउड कहते हैं कफन को, श्राउड की बात हो रही है, मास्टिफ बिच जो है वो वो और हीरोइन की मदर की स्पिरिट को इन्वोक किया जा रहा है, तो देयर इज़ अ फेमिनिन टच टू इट। और फिर एक पूरे रात का वर्णन जो है, जो स्लीप का वर्णन है, जो लाइट्स का वर्णन है, जो हॉरर क्रिएट करने के लिए जो चीज़ें जो वर्ड्स और जो सिचुएशंस यूज़ की गई हैं उनके बारे में मैंने वहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस दिया है आपको। फिर वो है कि क्रिस्टबल एक बहुत रिलीजियस गर्ल है, वो अपनी मदर वॉच्ड वर्ल्ड में रहती है और वो बहुत डरती है ऐसे इनविजिबल फोर्सेस से जो कि हमारी ज़िंदगी को टैकल करते हैं, और इससे ये जो पोइट्रिक ड्रामा है पोइट्री में वो बहुत इंटेंसिफाई होता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। आप लोग मत लिखिएगा ऐसे इफ़ यू नॉट अप टू इट। ये मदर एंड चाइल्ड का मैंने बताया आपको कि वो एक बिल्कुल मासूम सी लड़की है और उसको इतना भयानक सा हॉर्बल सपना वो देख रही है, तो वो बिल्कुल पावरलेस है अपने फादर को बताने के लिए। और किस तरह से मूनलाइट हर जगह फैली हुई है, ग्लिटरिंग सी, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी वेरी अपीलिंग। इट्स ऑल वो उसमें भी डर है, कोई देर इज स्टेल्थ, देर इज साइलेंस, देर इज स्लीप। फिर वो ब्रेसी का ड्रीम का डिस्क्रिप्शन है। ये सब चीज़ें बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल्स देते देखिए, क्योंकि हम लोग दो बातें कर रहे हैं, हम दो बातें कर रहे हैं कि या तो उसमें एक एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि एक मॉरल कन्वे हो रहा है, एक मैसेज कन्वे हो रहा है, जिसमें जो इनोसेंस है उसकी जीत है और जो गंदे हैं उसकी हार है। या तो आप इसको ले माने, और नहीं तो फिर आप ये माने कि वो प्योरली हॉरर क्रिएट करने के लिए। तो हॉरर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो अभी मैंने आपको सारे बताए, ये वाले सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप एक्चुअली जब एलिगोरिकल पर्पस के बारे में इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन क्रिस्टबल, देन यू कैन से कि उसमें एलिगोरिकल पर्पस भी पोएम कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम दोनों ही तरफ से बातें नहीं कह सकते। लेकिन हम ये भी हम उसमें मैसेज नहीं ढूंढ रहे, लेकिन उसका एक अनक्लियर सा मैसेज तो है। और दूसरी बात, इसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत ज़बरदस्त हॉरर क्रिएट करने के लिए एक पोएम लिखी गई थी, सुपरनैचुरल एलिमेंट के ऊपर वो पोएम लिखी गई थी, और उसमें कोलरिज टोटली प्योरली सक्सेसफुल हुए हैं, ही इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल इन दैट। ओके, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा उसकी डिक्शन, मीटर, म्यूजिक और मीटर के मेलोडी, वो अलग अलग तरीके से आप उसको बोल सकते हैं, डिक्शन, मेलोडी, म्यूजिक और मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मीटर। इसके अंदर एक बहुत बड़ी मीट्रिकल नॉवेल्टी है बेटा, कि एक नए प्रिंसिपल पे कोलरिज ने ये पोएम लिखी थी ऑफ काउंटिंग इन ईच लाइन द एक्सेंट्स नॉट द सिलेबल्स। हर बार आप जब भी ए बी बी ए सी डी जो भी आप राइमिंग स्कीम जो पैटर्न्स बताते हैं उसमें हमेशा जो होते हैं वो सिलेबल्स काउंट होते हैं, इसमें एक्सेंट्स काउंट हुए हैं, और सिलेबल्स भी वेरी करते हैं, कभी 7 है कभी 12 है, लेकिन
हर लाइन में एक्सेंट्स जो हैं वो सिर्फ 4 ही हैं, इसलिए जो ओकेजनल जो वेरिएशन है ना इन द नंबर ऑफ सिलेबल्स, वो रैंडमली उन्होंने उसको उसमें यूज़ किया था। It was no, I mean, it was not, sorry, it was not used at random, but to indicate some change in the nature of the imagery or passion. जब भी उनके ये syllable या ये जो occasional variation आता है syllables के numbers में, कि वो कभी 7 है, कभी कभी 12 है, वो at random ना हो कि वो intentional थे, क्योंकि वो कभी वो जो अब उनका जो mood change होता है ना पोएम का, उसके हिसाब से उन्होंने उसको चेंज किया था। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मीटर है उससे उन्होंने जो ऐसा इस तरह से जो मीटर यूज़ किया, उससे जो पेस है, जो स्पीड है पोएम की, वो काफ़ी अच्छी तरह से वो बहुत क्विकन हो गई छोटी छोटी शॉर्ट लाइंस के कारण। और लॉन्ग लाइंस जो बाद में आती हैं, उससे उसके उनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इंटेंसिटी का एटमॉस्फेयर बन जाता है। समझ में आ गया आपको? सिलेबल 7 और 12 के बीच में वेरी करते हैं। वो इसलिए वेरी करते हैं क्योंकि वो जैसे जैसे उनकी इमेजिनरी और पैशन बदलता जाता है, वो अपने मीटर को बदलते हैं। जो छोटी लाइंस हैं वो उसको रेसी बनाती हैं पोएम को, और जो बड़ी लाइंस हैं वो उसको इंटेंसिटी देती हैं। ये बात मैंने दूसरी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। पूरी पोएम बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, उसमें म्यूजिक है, मेलोडी सुपर है उसकी, एंड बहुत सारे उसके पैसेजेस हैं जो बहुत फाइन पोइट्री माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। और बिल्कुल क्लियर है कि कोलरिज बहुत ही सेंसिटिव थे टुवर्ड्स म्यूजिक। अच्छा, ये जो मैंने आपको उनका मीट्रिकल स्कीम का जो नॉवेल्टी बताई है, उसके साथ जो सिंप्लिसिटी है लैंग्वेज की, उससे एक इतनी ज़बरदस्त पावरफुल इन्फ्लुएंस लैंग्वेज की होती है, कि कोलरिज की ये पोएम इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मानी जाती है। ये अनपब्लिश्ड रही थी बहुत सालों तक, लेकिन ये एक सेलिब्रिटी बन गई थी। और इसको बड़े बड़े लोग, वॉल्टर स्कॉट और शेले और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। और बिल्कुल ये एक मॉडल बन गई थी उस ज़माने की सुपरनैचुरल पोइट्री के लिए। और इस तरह से ये सारी क्वालिटीज़ जो क्रिस्टोबल में है, वो उसके कारण इट इज़ सपोज टू बी द हाईएस्ट पावर ऑफ पोइट्री, Coleridge's highest power of poetry, in which he gives expression to a very deep truth of human nature. उन्होंने हमारे ह्यूमन नेचर की एक बहुत गहरी बात कही है हमारे बारे में। एक तो ये कि हम इनोसेंट जो होते हैं वो तो बुराई से डरते ही हैं, और दूसरा बेटा उन्होंने कई कई जगह वहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल भी हो गए हैं। उन्होंने एक जगह ब्रोकन फ्रेंडशिप के बारे में बात करी है, सर लियोनाइल एंड लॉर्ड रॉलैंड के। और इट रिमाइंड्स यू कि उनका जो रिलेशनशिप थी उनके बहुत अच्छे दोस्त चार्ल्स लैम्ब से और पोएट साउदी से, वो बिगड़ गई थी एट द एंड ऑफ द डे। तो हर चीज़ के अंदर आप देखेंगे देयर इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन ऑल्सो विच यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट। एंड ऑफ कोर्स ये तो है ही कि वो ओपियम एडिक्ट थे, और ओपियम एडिक्शन के अंदर वो जब व्हेन यूज्ड टू गेट इनटू दैट ट्रांस, ओपियम पी के जब वो नशे में, ओपियम खा के जब वो नशे में चले जाते थे, उस गहरी स्लीप या उस गहरे नशे में वो पोइट्री करते थे। जैसे ही कोई बीच में आके डिस्टर्ब करता था, वो पोइट्री अधूरी रह जाती थी। इसलिए मैंने आपको बताया है कि 3 पोएम्स लिखी हैं, तीनों मास्टर पीसेस हैं, उनमें से केवल एक एंशिएंट राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर पूरी हुई है, बाकी 2 अधूरी हैं। आपकी क्रिस्टबेल अधूरी है, और एक उसके अलावा उन्होंने एक और जो पोएम लिखी थी वो भी अधूरी रह गई, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। सो यस, आप उसको पढ़िए, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ लेट मी नो, वील कंटिन्यू। थैंक यू।